कॉन्शियसनेस में स्टिमुलस हमने लिख लिया था बेटा, मे बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकता है। स्टिमुलस आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर, है ना। प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं अगेंस्ट स्टिमुलस लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पोल्यूटेंट्स। हाँ बिल्कुल, है ना। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, ये रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, आज जो है हम कॉन्शियसनेस वाले टॉपिक में ही फोटो पीरियोडिज्म डिस्कस करने वाले हैं। फोटो पीरियोडिज्म। तो बेटा फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट, और पीरियड्स मीन्स टाइम, ड्यूरेशन, ठीक है, यही होता है। तो फोटो पीरियोडिज्म मतलब क्या? ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ये जो है बेटा प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी अफेक्ट करता है उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना, एक्सपोजर, ड्यूरेशन ऑफ डेली लिख सकते हो, ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर ऑफ लाइट, ठीक है। ये प्लांट्स में बेटा देखो, प्लांट्स में क्या होता है कि अगर उनको फिक्स अमाउंट ऑफ लाइट नहीं मिला तो उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब फ्लावरिंग नहीं होगी। इसका डिटेल स्टडी आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला एक चैप्टर है बेटा, वहां पे आप करोगे, ठीक है ना। मतलब फ्लावरिंग को प्लांट्स में लाइट का अमाउंट अफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और एनिमल्स में भी बेटा देखो, पर्टिकुलर सीजन में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो फिक्स टाइम पे, मतलब पूरे साल भर का कुछ ऐसा टाइम होता है जिस उसी टाइम पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। उनको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। इसका डिटेल आप +2 में करोगे, एनिमल्स का +2 में करोगे, प्लांट्स का आप +1 में ही प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक चैप्टर है, वहां पे करोगे। यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं बेटा कि ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर ऑफ लाइट प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, दोनों में के ब्रीडिंग लाइफ को, मतलब उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है। मतलब कि फोटो पीरियोडिज्म इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन इज इन दोज ऑर्गेनिजम्स या दोज प्लांट एंड एनिमल्स विच ब्रीड, ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन, ब्रीड ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, ठीक है। प्लांट्स में जैसे मान लो वीट का सोइंग का टाइम अलग होता है, उनके फ्लावरिंग का टाइम अलग होता है ना, मैच्योरिटी का टाइम अलग होता है। इसी तरह से एनिमल्स में भी। तो फोटो पीरियोडिज्म में लिखेंगे इट इन्फ्लुएंस या फोटो पीरियोडिज्म इन्फ्लुएंस फोटो पीरियोडिज्म लिखो, फोटो पीरियोडिज्म इन्फ्लुएंस इन दोज plants and animals, in those plants and animals which breed
breed in particular season. इनको क्या बोलते हैं बेटा? सीजनल ब्रीडर। इनको सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? फोटो पीरियडिज्म सबको समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा कि ह्यूमन ही ऐसा होता है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है। केवल ह्यूमन है ऐसा पूरे एनिमल्स में जिसमें केवल सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है। जो खुद से अवेयर है बेटा, मतलब खुद को वो ड्यूरिंग स्टिमुलेटेड बाय स्टिमुलस वो डिसाइड कर सकता है, डिसीजन ले सकता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे हम, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ह्यूमन बीइंग is the only organism who aware himself, ठीक है, himself, that is, इसी को क्या बोलेंगे? सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं इसको। ठीक है। आपको याद रखना है सिर्फ कि ह्यूमन में या फ्यू एनिमल्स, अगर ऑप्शन है सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर ऑप्शन में है आपके पास, अगर आपके पास ऑप्शन है कि all organisms, few animals, all organisms, only plant, only animals, कोमल, सचदेवा, सारा रिपीट कर दूं तो बेटा 7 मिनट टाइम बीत चुका है, 7-8 मिनट, तो ये सबका लॉस होगा कि नहीं बताओ? टाइम से क्लास में क्यों नहीं आया आप? जो छूट जाता है उसको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख के कर सकते हो, कोई बात नहीं, रिपीट कर देता हूं अभी। तो बाद में ऐसा मत किया करो, समझ में नहीं आया तो बोला करो। अच्छा ठीक है। मैंने आज देखो बेटा फोटो पीरियडिज्म बताया है। फोटो पीरियडिज्म क्या है? ये ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर ऑफ लाइट है। मतलब प्लांट्स में भी अमाउंट ऑफ लाइट उनके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। मतलब पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावरिंग होगी और वो रिप्रोड्यूस करेगा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीड करते हैं बेटा। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को लाइट का अमाउंट अफेक्ट करता है बेटा, उनके रिप्रोडक्शन को। ठीक है ना? तो फोटो पीरियडिज्म इन्फ्लुएंस दोज प्लांट एंड एनिमल्स व्हिच ब्रीड इन पर्टिकुलर सीजन, इसलिए उनको सीजनल ब्रीडर भी बोलते हैं। मतलब फोटो पीरियडिज्म भी कॉन्शियसनेस है। स्टिमुलस क्या हुआ यहाँ पे? लाइट। कॉन्शियसनेस चल रहा है हमारा टॉपिक। और ह्यूमन ही ऐसा है बेटा जो जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसको याद करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आया which of the following organism have self consciousness property, ऑप्शन ए है all animals, ऑप्शन बी है all plants, ऑप्शन सी है a few animals, ऑप्शन डी है both plant and animals। ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा बोलो? इसमें मैंने ह्यूमन ऑप्शन नहीं दिया, सी होगा, फ्यू एनिमल्स। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है, अब देखो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, बिल्कुल सही बात है बेटा, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन कोमा में है ना, ह्यूमन जो कि कोमा में है बेटा, ठीक है, कोमा में है, तो लिखा है एनसीईआरटी में कि इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट, इट इज मोर डिफिकल्ट, more difficult to define living state, living state, समझ रहे हो? बहुत मुश्किल है बताना कि वो लिविंग स्टेट में है या नहीं है। आपको क्या लगता है? लिविंग है या डेड है या नॉन लिविंग है? आपको क्या लगता है? ना बड़ा डिबेट, हाँ ठीक है, आपकी बात तो सही है, बट कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास जिससे कि वो आप अगर आप लिविंग बोलते हो तो कोई प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, लिविंग की जहां तक बात है बेटा, उसको हम मेडिसिन देते हैं, उसको बाहर से न्यूट्रिएंट देते हैं, फीडिंग पाइप लगा देते हैं नाक के रास्ते से, और उसको हम न्यूट्रिएंट की सप्लाई दे रहे हैं, उसके ब्लड में ग्लूकोज हम चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसका इंटरनल ऑर्गन तो उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो लिविंग स्टेट में है, और ये हमारे पास एविडेंस है, प्रूफ है हमारे पास। बाहर से उसको मार रहे हो, ना वो कुछ देख पा रहा है, ना कुछ समझ पा रहा है, सेंसलेस हुआ पड़ा है। तो नर्वस सिस्टम बेटा अभी इस समय काम नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनल ऑर्गन सारे काम कर रहे होते हैं, मेडिसिन के अगेंस्ट वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल तो कोई स्टिमुलस काम नहीं कर रहा उसके ऊपर, तो कॉन्शियसनेस नहीं है, ये बोलना, बात ध्यान से सुनना मेरी, कॉन्शियसनेस नहीं है ये बोलना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अगर नहीं है तो बाद में वो अगर ठीक हो गया तो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी आ जाएगा, कॉन्शियसनेस भी आ जाएगा, और ये दोनों चीजें आएंगी वहीं से जहां पे पहले से वो होगा। अमाउंट बढ़ गया बस, ऐसा नहीं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस एकदम से आ गई, नहीं नहीं नहीं, था नहीं और आ गया, ऐसा नहीं है लेकिन शो नहीं कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है लेकिन शो नहीं कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्शियसनेस है तो, लेकिन उसका अमाउंट 0 है, क्योंकि बाद में आ सकता है, बाद में आ सकता है, नॉन लिविंग से तो आता नहीं, डेड से तो आता नहीं, आता तो लिविंग से ही है। तो कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि है नहीं, है लेकिन क्या है, 0 है। ठीक है, जैसे, तो अच्छा एक चीज और है, कॉन्शियसनेस जो है इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज द क्वांटिटेटिवली फेनोमेना, मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है बेटा। जैसे इस रूम में एसी चला दे हम, 23 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे टेम्परेचर, तो किसी को बहुत गर्मी लगेगी, किसी को बहुत ठंडी लगने लगेगी। तो रूम टेम्परेचर 23 डिग्री एक स्टिमुलस हुआ, टेम्परेचर एक स्टिमुलस है, लेकिन सेम स्टिमुलस पे किसी को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, किसी को कम इफेक्ट कर रहा है, मतलब ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अफेक्ट कर रहा है। तो कॉन्शियसनेस इज द क्वांटिटेटिवली फेनोमेना,
ठीक है, क्वांटिटेटिवली फेनोमेना। तो व्हाट इज द मीन्ड बाय सेल्फ, अभी सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, अभी बताऊंगा। तो एक स्टेटमेंट हमें यहां पे लिखना पड़ेगा बेटा कि कॉन्शियसनेस is the quantitatively phenomena, ठीक है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अब जो है, जो कोमा में है बेटा, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नहीं है उसमें, बिल्कुल भी नहीं है। जो कोमा में है, नो, उस टाइम पे नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। बट कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, चाहे हम कितना भी गर्मी कर दे, रूम में टेम्परेचर बढ़ा दे या कितना भी कम कर दे, उसको कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाद में ठीक होने पे आ सकता है। इसलिए हम बोलेंगे बट कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू 0 है, उसमें हम ये बोलेंगे कि कॉन्शियसनेस जो है 0 है, 0। क्यों? ये क्वांटिटेटिवली फेनोमेना, क्वांटिटी उसकी 0 है, टाइम आने पे बढ़ सकती है, बढ़ भी सकती है। स्टेटमेंट याद रखना है बस आपको, बहुत ज्यादा नहीं। कंप्लीट समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया बच्चों? ठीक है, नहीं, अरे तभी तो क्या कर रहे थे प्राची, बेटा कर, जल्दी कर, जल्दी कर। चलो, अब बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी all living phenomenon are due to interaction, all living phenomenon due to interactions। समझ रहे हो इसका क्या मतलब हुआ? एक स्टेटमेंट और लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। All properties of tissues are not present in constituent cells, ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। Properties of tissues, properties of tissue not present in constituent cells, ठीक है, no, but arise as a result of interaction, but arise as a result of interaction, but arise as a result of interaction among constituent cells, ऐसा लिखा है। ये क्या है? एनसीईआरटी की ये लाइन ही मैं लिखा हूं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बस समझना है आपको।
है ना, कोई डाउट लिखेगा नहीं अभी तब तक जब तक कि मैं बता ना दूं, ठीक है। अब देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन ले लें और हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, इन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी जो है और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों डिफरेंट है बेटा, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं और वाटर बना देते हैं बेटा, तो इस वाटर की प्रॉपर्टी न तो इस ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है और न ही हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है। वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो न तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है न ही हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है। वाटर की प्रॉपर्टी तो अलग है, ठीक है। अब देखो यहां ये एक सेल है और ये भी एक सेल है, ये दोनों अलग बात है कि सिमिलर सेल है, ठीक। अब ये दोनों मिल गए तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं बेटा, तो वो क्या बनाते हैं बोलना जरा, तो मैं लिखूंगा, बोलो तो वो क्या बनाते हैं, सेल सिमिलर सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, बोलो 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 बोलो, टिश्यू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझना है चीजों को। तो बेटा ये बनाते हैं टिश्यू। देखो नीट में 360 आ जाएगा अगर एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपकी क्लियर है, गारंटी है बेटा। तो एनसीईआरटी की एक एक एनसीईआरटी तो लिखता है कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे इस स्टेटमेंट को, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में, फिर क्या करोगे, इसलिए बताना पड़ रहा है। देखो तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, उसी तरह से इस सेल की जो प्रॉपर्टी है इसकी और इसकी अलग अलग है और इसकी अलग है। मतलब टिश्यू में जो सेल्स हैं, टिश्यू में जो सेल्स हैं वो सेल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, उनके आपस में इंटरेक्शन का रिजल्ट है टिश्यू की प्रॉपर्टी। अब तीसरा तरीका हम बताते हैं आपको। मैंने बोला कि आप हमें अपना स्कूल दिखाओगे, सेल्स की प्रॉपर्टी टिश्यू में होती है, वो सब कुछ सही है बेटा, वो सब कुछ सही है। पहले मेरी बात सुनो, आपको मैंने बोला बेटा कि आप हमें अपना स्कूल दिखाओगे, तो आपने कहा हाँ सर मैं अपना स्कूल दिखाऊंगा, ले चलूंगा आपको स्कूल अपने। आप आगे आगे मैं पीछे पीछे, आप पीछे पीछे नहीं आपके साइड में चल रहा हूं मैं। आप स्कूल में ले गए, ठीक है, स्कूल की ये बिल्डिंग है बेटा, स्कूल में कई सारे रूम बने हुए हैं, ऑफिस कहीं पे है, कहीं पे क्लास 7th है, कहीं पे 8th है, कहीं पे 10th है, ऐसे है, ठीक। अब आपको मैंने बोला स्कूल के पास पहुंच के बेटा बता तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तो आप बोलोगे कि सर ये स्कूल है। मैंने कहा नहीं, आपके स्कूल को मुझे छू के देखना है। तो आप क्या कहेंगे, ये बिल्डिंग को छू के हम बोल सकते हैं कि स्कूल है, बिल्डिंग जो दिख रही है वही स्कूल है? नहीं, केवल बिल्डिंग स्कूल का काम नहीं कर रही है, स्कूल का जो रिजल्ट है वर्क करने का, स्कूल में जो होता है वो बिल्डिंग नहीं कर सकती बेटा। तो बिल्डिंग को केवल छू के आप ये नहीं कह सकते कि ये स्कूल है, केवल बिल्डिंग से नहीं स्कूल बन सकता। आप ले गए अच्छा ये नहीं स्कूल है, चलो प्रिंसिपल को दिखा के आप स्कूल बोल सकते हो? नहीं। किसी स्टूडेंट को छू के हम बोलेंगे ये स्कूल है? नहीं। क्लासरूम को छू के बोल सकते हो स्कूल है? नहीं। बोर्ड को छू के बोल सकते हो स्कूल है? नहीं। टीचर और स्कूल, टीचर और बच्चे, टीचर पढ़ा रहे हैं और क्लास चल रही है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
वो स्कूल है नहीं, वो तो एक क्लास है। फिर आप पूरे बिल्डिंग में घूम आओ, कहीं स्कूल मिलेगा नहीं आपको। फिर स्कूल क्या है? स्कूल वो है बेटा जिससे कि ये सभी जो बैठे हुए हैं यहाँ पे सबका आपस में इंटरेक्शन का रिजल्ट है स्कूल। ऑल दीज थिंग्स कंबाइनली फॉर्म स्कूल। बिल्कुल सही बात है बेटा। सर क्या नाम था आपका? मैंने पढ़ा नहीं नाम। बिल्कुल सही बात है, सभी के आपस में इंटरेक्शन का रिजल्ट है। श्वेता बहुत बढ़िया बेटा, सबके आपस में इंटरेक्शन का रिजल्ट है। इसी तरह हॉस्पिटल में भी हो सकता है। आप हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर को, बिल्डिंग को, हॉस्पिटल के नर्स को, वार्ड बॉय को, पेशेंट को अकेले अकेले छू कर नहीं कह सकते कि ये हॉस्पिटल है। सबका इंटरेक्शन का रिजल्ट है हॉस्पिटल। अब पढ़ो एनसीईआरटी की लाइन, ऑल लिविंग फेनोमेनॉन ड्यू टू इंटरेक्शन। इसको तो मैं अभी बताऊंगा। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। स्कूल की प्रॉपर्टी प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, टीचर में नहीं है, उनके इंटरेक्शन में है स्कूल की प्रॉपर्टी। constituent cells but arise as a result of interaction among constituent cells. क्लियर? ये स्टेटमेंट क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? ठीक है, कॉपी करते रहो साथ साथ में। अब एक स्टेटमेंट और लिखेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू लिखना है। हाँ, सो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर डिटरमाइंड बाय द, सो properties of tissue determined by the क्या? इंटरेक्शन है ना, इंटरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। बिल्कुल समझ रहे हो? अच्छा, ये तो हो गया। अब जो है बेटा, जो पहली लाइन मैंने लिखा था उसका देखो एक्सप्लेनेशन कि इंटरेक्शन जो है, लिविंग फिनोमेना जो है, वो इंटरेक्शन का रिजल्ट कैसे? ये एक सेल है, ये एक बेटा सेल है, और इस पर हमने इसके चारों तरफ जो टेम्परेचर था वो हमने बढ़ा दिया, तो इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे। अगर न्यूरॉन्स हैं तो वो बताएंगे कुछ केमिकल रिएक्शन होगा और बायोलॉजिकल रिएक्शन होगा। और वो क्या है? इंटरेक्शन ही तो है मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन ही तो है जो बताएगा कि टेम्परेचर बाहर का बढ़ा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, स्वेटिंग कराओ, टेम्परेचर डाउन करो बॉडी का, बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो जितने भी लिविंग प्रॉपर्टी आपने लिखा है अभी तक, वो सब कुछ क्यों है? किसका रिजल्ट है? इंटरेक्शन का। किसके? मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स ऑफ द टिश्यू। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स का आपस में इंटरेक्शन ही है। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर डिटरमाइंड बाय
इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं? प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स are determined by, बोलो, determined by क्या? Interaction of molecules, interaction of molecules, ठीक है। और यही इंटरेक्शन क्या बताता है बेटा? कॉन्शियसनेस बताता है वो कि क्या है बाहर, क्या कैसा है, नहीं है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? इंटरेक्शन इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस। सो इंटरेक्शन इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस। इंटरेक्शन इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस। एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यदि ये इंटरेक्शन जितना ही ज्यादा बढ़ता है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा। मतलब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स तक। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब जो हेरार्की है, हेरार्की बोलते हैं, बाद में मैं बताऊंगा आपको। क्लास, वैसे जानते हो आप लोग, 9th में पढ़ा है क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये पढ़े हो। तो इसमें जो है डाइवर्सिटी को बनाने वाला कौन है? इंटरेक्शन ही तो है। इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टी एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेक्शन नहीं होता तो हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाता। कैसे? कैसे इसको प्रूव करेंगे? कैसे? हम दौड़ लगाना शुरू करते हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता है टिश्यू में, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो गया, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गया, हार्ट बीटिंग फास्ट हो गई, स्वेटिंग हो गई, बॉडी थोड़ी वार्म हुई तो उसको डाउन करने के लिए स्वेटिंग होने लगी। तो ये सब आपस में इंटरैक्ट भी तो कर रहे हैं, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द इंटरेक्शन रिजल्ट इन, मैं बोल रहा हूं लिखो, बोल रहा हूं बेटा, लिखो, अगला स्टेटमेंट लिखो। द इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टीज, interaction result in emergent properties at higher level of organization. Interaction result in emergent properties, हाँ रिपीट कर रहा हूं, चलो। Interaction result in emergent properties at higher level of organization. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, this phenomenon is true hierarchy. This phenomenon is true hierarchy. रिपीट कर दो फिर से, interaction result in emergent properties at higher level of organization. Next statement, this phenomenon is true hierarchy of organizational complexity.
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ किसका, एट द लेवल ऑफ, हटा दो, अब इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्लास के बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप हायरार्की जानते नहीं। वैसे मैंने बताया है कि हायरार्की बोलते हैं फाइलम, क्लास, जीनस, स्पीशीज, जितना सब कुछ है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, हीलिंग एंड रिपेयर। अच्छा, कॉन्शियसनेस इज द, लिखा है कि नहीं आपने, शायद नहीं लिखा है तो लिख लेना, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई एक्सेप्शन नहीं, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हीलिंग एंड रिपेयर की भी एक प्रॉपर्टी होती है, कहीं सेल जो है टूट जाए तो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है। ये बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, आगे के क्लास में, आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे इसको, सेल डिवीजन में पढ़ोगे। मूवमेंट भी सबका तो नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक होता है। मूवमेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ में मूवमेंट होता है, कुछ में नहीं होता है। वेरिएशन है, वेरिएशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, वेरिएशन है ना। लिविंग बीइंग पोसेस वेरिएशन, लिखिए इसमें, लिविंग बीइंग पोसेस variations, living being possess variations and have the ability to evolve and have ability to evolve। evolve मतलब समझ रहे हो, evolve मतलब समझ रहे होगे, है ना। इवोल्यूशन होता है उसमें विद टाइम, विद टाइम। सर हीलिंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कभी पूछता नहीं, आपके एनसीईआरटी में ये भी बहुत दिया नहीं है इसके बारे में डिटेल, पूछता नहीं है वैसे, है ना। अगर वो लेवल पे डिसाइड करता है बेटा कि किस में ज्यादा है, किसी में कम है। अगर यूनिसेलुलर है, टूट गए सेल तो फिर तो मर जाएगा, रिपेयर क्या करेगा। लेकिन है वैसे डिफाइनिंग बोल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आएगा नहीं हीलिंग रिपेयर का। जो मतलब सेल में रिपेयरिंग होती है वो तो ये सभी सेल्स में होता है, सभी फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट सभी में होता है, हीलिंग एंड रिपेयर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट एडाप्टेशन। एडाप्टेशंस, एडाप्टेशन मतलब क्या, टू एडजस्ट, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटा वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है धीरे धीरे, और यही इवोल्यूशन है, आप जानते भी हो, है ना। ये यूजफुल, एक्चुअल में एडाप्टेशन क्या है, यूजफुल वेरिएशंस है ना। यूजफुल वेरिएशन है और बिहेवियर है जो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को वेल एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो लिखिए एडाप्टेशन में लिखो यूजफुल वेरिएशन बिहेवियर, यूजफुल वेरिएशंस एंड बिहेवियर, यूजफुल वेरिएशन and behavior
help organisms help organisms help organisms to adjust well adjust well well and successfully in its environment repeat कर दूं ओके useful variations and behavior help organisms to adjust well and successfully हाँ बेटा सही कह रहे हो आप अर्पिता ठीक है well and successfully in its environment are called adaptations ठीक है अब आपके एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखी हुई है कि किस से क्वेश्चन आता है आ सकता है समझ रहे हो आप जो स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो अभी तक हमने पढ़ा है ठीक है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन मैं बोलने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ठीक है जो हमने अभी तक पढ़ा है देयरफॉर वी कैन से दैट ऑर्गेनिज्म हेडिंग दे दो therefore we can say that ठीक है all organisms मतलब सबकी बात मैं कर रहा हूं है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने प्रोकैरियोट से यूकैरियोट यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर सबके बारे में है ना से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्या है सेल्फ इवॉल्विंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब कि अपने को डबल कर लेना बेटा सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग खुद को रेगुलेट करना मतलब कॉन्शियसनेस समझ रहे हो खुद को रेगुलेट करना सेल्फ रेगुलेटिंग interactive system इंटरेक्शन भी हमने पढ़ लिया अभी ठीक है capable of responding to external stimuli ठीक है ये डेफिनेशन हो गई ठीक है यहां तक हो गया बेटा यहां तक हो गया
ठीक है। अब एक चीज देखो, आपने डीएनए पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा नहीं है, नाम सुना है आप लोगों ने डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बेटा हर सेल में पाई जाती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें पाया ही जाएगा डीएनए। लेकिन वायरिंग डिग्री मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जीन होते हैं इसके पास। अब आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि जीन और कैरेक्टर क्या है, तो ये सारा कुछ +2 में पढ़ेंगे, है ना? +1 में डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। जैसे बेटा इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है कितने होते हैं? 26। उससे पता नहीं कितने हम प्रोटीन कितने वर्ड बना सकते हैं, पता नहीं। ऐसे ही डीएनए में 4 तरह के बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। समझ रहे हो? ये 4 तरह के बेसेस होते हैं और वो अलग अलग उनकी कोडॉन जो बनते हैं वो अलग अलग जीन्स के लिए होते हैं। तो ये बात तो क्लियर कट आपको समझ में आएगा तब जब आप या तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लोगे और +2 में डीएनए का स्ट्रक्चर और ज्यादा डिटेल है तो वहां पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे तो हम ये बताएंगे बेटा कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें डीएनए तो होगा, पक्का होना चाहिए। जितने भी पीछे जा चुके हैं या अभी प्रेजेंट में हैं या फ्यूचर में आएंगे, सभी में होगा। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किससे? डीएनए से। मतलब सबके डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन उनका जो जीन बनाने का जो अलग अलग जीन के लिए डीएनए होता है वो अलग अलग होता है, वायरिंग डिग्री। ठीक है। जैसे हिंदी में जितने भी क ख ग घ स्वर और व्यंजन है उससे बनी हुई फिजिक्स की किताब, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की अलग अलग है ना? या इंग्लिश, सॉरी, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो अल्फाबेट सभी में है, लेकिन उसकी अब अल्फाबेट की डिग्री फिजिक्स में कुछ और है, केमिस्ट्री में कुछ और है, बायोलॉजी में कुछ और है। उसी तरीके से समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? एस नो कुछ लिखो, वाई लिखो, नहीं तो एन लिखो कुछ। बच्चों समझ में आ गया? ठीक है। नहीं प्राची समझ में नहीं आया? ठीक है। देखो मैं कह रहा हूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, ह्यूमन हो, प्लांट हो, कोई भी जो एक्सटिंक्ट हो गए एनिमल्स या प्लांट्स, उनमें भी और जो भी हैं और आगे आने वाले भी, सब में डीएनए पाया जाता है और पाया जाता रहेगा। ठीक है। जैसे अल्फाबेट 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में, उस 26 लेटर से बना हुआ वर्ड बायोलॉजी में अलग है, फिजिक्स में अलग है, केमिस्ट्री में अलग है, सब में अलग अलग है। तो ये उसकी डिग्री अलग अलग है, लेकिन सब में वही है। उसी तरह से डीएनए से बना हुआ जीन अलग अलग है, लेकिन डीएनए सब में एक ही है, कंपोजिशन उसका सेम है सब में, डिग्री अलग अलग है। समझ में आ गया आप प्राची? ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखो, और पहले स्टेटमेंट लिखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ऑल ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट में है, पास्ट एंड फ्यूचर, सबकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आर लिंक्ड वन अनदर are linked one another by क्या? सेम डीएनए, है ना? सेम
genetic material या by sharing common genetic material, by sharing common genetic material, but varying degree। ठीक है, उनकी डिग्री अलग अलग है बेटा, ठीक है, लेकिन वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, कॉपी कर लिया ना? अब एक टॉपिक आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिनिश, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फिनिश। अब है डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो बेटा लगभग अननोन स्पीसीज हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, वो है 50 मिलियंस के अराउंड। लेकिन जिसके बारे में हमें पता है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता है वो है नोन स्पीसीज 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। कितने हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज। लेकिन ये कौन है? नॉन स्पीसीज। अननोन अभी भी कितने हैं? 50 मिलियंस है बेटा, ठीक है। और इनमें से 1.2 एंड 0.5 मिलियंस प्लांट्स और एनिमल्स हैं। तो इसमें से 1.2 क्या होगा? 1.2 क्या होगा? प्लांट होगा कि एनिमल्स? की स्पीसीज? बोलिए। प्लांट्स। नो। कृतिका बेटा नहीं। बेटा जानते हो एनिमल्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा। प्लांट्स में डाइवर्सिटी कम है। अब देखो इनसे, हाँ, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा और लार्जेस्ट क्लास है इंसेक्टा। तो 1.2 जो डाइवर्सिटी है, मिलियन डाइवर्सिटी जो है बेटा, वो एनिमल्स की है, और 0.25 है ये है प्लांट्स। अब बात आती है डाइवर्सिटी की, कि बायोडाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायो डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक ये एरिया है कोई, ठीक है, इस एरिया में बेटा ए स्पीसीज के कुछ लोग रहते हैं, ए स्पीसीज के कुछ लोग रहते हैं। मान लो कितने हैं? 5 लोग रहते हैं, मान लो। तो ए की पॉपुलेशन 5 है, ए स्पीसीज की पॉपुलेशन 5 है। इसमें कुछ बी के भी लोग रहते हैं, बी की पॉपुलेशन इसमें 6 है,
सी की भी पॉपुलेशन कुछ है 3 है। तो यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज कितना है 3 है। नंबर ऑफ स्पीसीज 3 है और टोटल पॉपुलेशन, हाँ टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल या पॉपुलेशन तो उसको नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कम्युनिटी, क्योंकि कई सारी पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है। यहाँ पे 3 तरह की पॉपुलेशन है, बता दे रहा हूं मैं, 3 तरह की पॉपुलेशन है, पहले ही बताया था। एक ही अलग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब सेम स्पीसीज, तो 3 तरह की पॉपुलेशन है। तो टोटल मेंबर्स यहाँ पे कितने हैं 9 और 5 14। टोटल जो है नंबर ऑर्गेनिजम्स का 14 है और यही है बायोडायवर्सिटी। मतलब बायोडायवर्सिटी किसको किसको बोलेंगे, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द नंबर, ये पूरा बायोडायवर्सिटी है। द नंबर एंड, बहुत स्टेटमेंट अच्छी तरह से लिखना और समझना उसको। द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर्स टू बायोडायवर्सिटी। तो स्टेटमेंट लिखिए, बायोडायवर्सिटी में स्टेटमेंट लिखो, द नंबर एंड टाइप ऑफ organisms present on earth refers to biodiversity. The number and type of organisms refers to present on earth refers to biodiversity. ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, अब चलो बेटा, अगला टॉपिक हमारा है टेक्सोनॉमी। ठीक है, अगला टॉपिक है बेटा टैक्सोनॉमी। ये क्या है बेटा, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बिना ग्रुपिंग के इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, और इंफॉर्मेशन जरूरी है। हर तरीके से वो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कुछ अच्छी बात है तो उससे हमें बेनिफिट उठाना है, पता रहेगा तभी तो। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे बेटा सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करना डिफरेंट कैटेगरी में या टैक्सा में, क्या है, इस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, जो हम क्लासिफाई करने का प्रोसेस हमारा है वो बायोलॉजी की किस ब्रांच में करते हैं बेटा, टैक्सोनॉमी में। ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। लिखिए, बेस्ड ऑन characteristics, based on, मैं लिख दे रहा हूं, लिखो फटाफट। Based on characteristics, all living organisms can be, all living organisms can be
कैन बी classified into different कैटेगरी। और कैटेगरी को ही क्या बोलते हैं बेटा? टैक्सा। कैटेगरी को क्या बोलते हैं? टैक्सा। ठीक है ना? द प्रोसेस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। क्लासिफाई करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। ठीक है? इट इंक्लूड्स आपके एनसीईआरटी में ऑर्डर लिखा हुआ है, किसके बाद क्या आएगा? कैरेक्टराइजेशन दूसरा आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन तीसरा है बेटा क्लासिफिकेशन, एंड लास्ट वन इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है? ये डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। ठीक है? अब न्यू हेडिंग दे देंगे सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स हम कल पढ़ेंगे बेटा। हेडिंग दे दो सिस्टेमैटिक्स। कोई लेफ्ट नहीं होगा अभी। कॉपी कर लो तो बताओ। सर नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर क्या? नाम रखना बेटा, नाम रखना। हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है? तो अभी ये सारे पढ़ने हैं बेटा। देखो ये सबके बारे में अलग अलग हमें पढ़ना है, घबराना नहीं है। सिस्टेमैटिक्स लिख लो, हेडिंग दे दो। इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज जो पढ़ाया था किसी को कोई डाउट?